सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ये मुख्य परीक्षा के लिए है और ये जो है जून का है। इसमें हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट तो हमारा सब पहला है कि कोविड-19 के कंटेनमेंट प्लान एंड लॉकडाउन 3। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम का आकलन करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4 अप्रैल 2020 को एक व्यापक प्रकोप हेतु कंटेनमेंट योजना शुरू की थी। इस कंटेनमेंट योजना में क्या था कि कोविड-19 के प्रसार को रोकना, उसके संचरण को रोकना और उस मृत्यु दर को कम करना। तो इसमें जो रणनीति थी उसमें क्या था कंटेनमेंट जोन की, तो सबसे पहले इसमें था कि एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी कि व्यापक संपर्क अनुरेखण मामले की सक्रियता की खोज और सभी संदिग्ध मामले और उच्च जोखिम वाले संपर्कों का परीक्षण करना, सभी संदिग्ध पुष्टि वाले मामले और चिकित्सा देखभाल के प्रावधान का अलगाव और संपर्कों को क्वारंटाइन करना, सामाजिक दूरी मेंटेन करना, डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, उपाय लागू करना। कंटेनमेंट योजना के अनुसार 5 संभावित स्थिति का आधार था जिसका पालन करना था। सबसे पहले भारत में दर्ज यात्रा से जुड़े मामले, भारत में जो दर्ज यात्रा से जुड़े मामले, कोविड-19 का स्थानीय प्रसारण, कंटेनमेंट के लिए जिम्मेदार व्यापक आउटब्रेक, कोविड-19 का व्यापक समुदाय संचरण, कोविड-19 भारत के लिए स्थानिक हो जाने पर और भौगोलिक क्षेत्रों के में जो है वहाँ पर सामाजिक दूरी को मजबूती से पालन करना। और कंटेनमेंट जोन का जो प्लान था वो आउटब्रेक के लिए था। इसमें क्या था कि कंटेनमेंट ऑपरेशन उस क्षेत्र में नकारात्मक परीक्षण के अंतिम मामले की तारीख को 28 दिन तक चलाए जाएंगे। बहुत तरीके से किया जा रहा था। तो भौगोलिक क्वारंटाइन, जियोग्राफिकल क्वारंटाइन का मतलब है कि व्यापक प्रकोप की स्थिति में भौगोलिक पृथक्करण और जियोग्राफिक क्वारंटाइन उपाय किए जाएंगे। जियोग्राफिक क्वारंटाइन का निर्धारण किसी गांव, कस्बे, शहर जैसे परिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों में कोविड-19 के मामले में स्थानीय रूप से वृद्धि के आधार पर किया जाता था। इस प्रकार यदि कोई स्थानीय कोविड-19 क्लस्टर कई क्लस्टर्स के रूप में पड़ोसी क्षेत्रों में आगे बढ़ता है तो जियोग्राफिक क्वारंटाइन के उपाय कार्यान्वित किए जाएंगे। इसमें ज्योग्राफिक क्वारंटाइन के लिए चिन्हित किसी क्षेत्र के लिए अंतर्गत उसको कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में के समीपवर्ती प्रखंडों, जिलों को बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ज्योग्राफिक क्वारंटाइन के लिए विशिष्ट सीमा इन कारकों पर आधारित होगी कि समूहों का वितरण, लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू करने की व्यवहार्यता होगी और केंद्रीय राज्य रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा किए गए इसका आकलन होगा। किसी भी क्षेत्र को जो ज्योग्राफिकल क्वारंटाइन के लिए पॉइंट आउट करा गया था तो सभी वाहनों की आवाजाही, सार्वजनिक और निजी परिवहन पर रोक और कंटेनमेंट जोन की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर पुलिस का पहरा होगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने और चिकित्सा आपात स्थिति में लोगों को आवाजाही की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसकी परिधि में प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कंटेनमेंट जोन होता क्या है, तो जिला प्रशासन के द्वारा रेड जोन, ऑरेंज जोन के भीतर गंभीर रूप से प्रभावित समूहों जैसे कि कोई कॉलोनी है, वार्ड है, शहरी केंद्र है या पंचायत है या ब्लॉक की कंटेनमेंट जोन के रूप में पहचान की जाएगी और रैपिड रिस्पॉन्स टीम को मामले संपर्क उनकी मैपिंग की एक सूची बनाने की सलाह दी गई थी। लॉकडाउन 3 मई 2020 को कई राज्यों ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए छूट की घोषणा की। अधिकांश राज्य रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों को रेड जोन में रखने का फैसला किया है। हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद को भी रेड जोन में रखा गया है। तो रेड जोन क्या है, तो इसमें हॉटस्पॉट ऐसे हॉटस्पॉट जिन पर केंद्रीकृत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जहाँ बड़ी संख्या में संक्रमण या उसकी उच्च विकास दर दर्ज की जाती है, तो उसे रेड जोन नाम दिया जाता है। तो रेड जोन में भारत के 80% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार उच्चतम केस लोड वाले जिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हॉटस्पॉट जिले को प्रकोप रोकथाम योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हॉटस्पॉट जिले में कंटेनमेंट के अत्यधिक मजबूत उपाय किए जाएंगे और इन क्षेत्रों में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति ही प्रदान की जाएगी और तब इसकी सख्त परिधि, नियंत्रण और आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। तो देखिए ये सब रेड जोन है। रेड जोन में क्या है कि यदि किसी हॉटस्पॉट ज़िले से पिछले 14 दिन में कोई ताज़ा मामले सामने नहीं आते तो ये क्षेत्र ऑरेंज जोन में परिवर्तित हो जाता है। ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में केवल सीमित व्यावसायिक गतिविधि और कृषि उपज की कटाई की अनुमति थी। उसमें सीमित व्यावसायिक एक्टिविटी और कृषि उपज की कटाई की अनुमति थी।
भारत का नया संसद भवन बनने वाला है, ये भी चर्चा में था। देखिए, भारत का नया संसद भवन है। तो पर्यावरण मंत्रालय ने सरकार की 20,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने मंत्रालय को प्राप्त हुई आपत्तियों पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर 22 अप्रैल 2020 को ये मंजूरी प्रदान की गई है। 30 अप्रैल 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी सेंट्रल विस्टा पुनर्निवास परियोजना पर रोक से इनकार कर दिया। 30 अप्रैल 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना पर रोक से इनकार कर दिया। तो ये सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है? तो नए संसद भवन का निर्माण राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक, ठीक है ना, लगभग 3 किलोमीटर लंबे सेंट्रल विस्टा के बड़े पुनरुद्धार का एक हिस्सा है। सेंट्रल विस्टा के पुनरुद्धार की परियोजना आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और निर्माण एजेंसी CPWD के द्वारा प्रस्तावित की गई है। इस योजना में मौजूदा विरासत संरचना के निकट एक नई त्रिकोणीय संरचना, सभी मंत्रालयों के लिए एक केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए निवास का निर्माण करना शामिल है। इसमें क्या क्या निवास होगा? त्रिकोणीय संसद भवन होगा और सभी मंत्रालय के लिए एक केंद्रीय सचिवालय भी होगा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एक नए निवास का निर्माण शामिल है। इसमें संपूर्ण परियोजना के वर्ष 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। CPWD द्वारा परियोजना के निर्माण के लिए अक्टूबर 2019 में गुजरात की HCP डिज़ाइन नामक फर्म को इसका अनुबंध दिया गया था, लेकिन इस परियोजना को लघु और दीर्घकालिक रोजगार के अवसर प्रदान करेगी तथा ये सामाजिक बुनियादी ढांचे और समग्र विकास में सकारात्मक योगदान देगी, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, नया संसद भवन के विस्तार और नवीनीकरण की इस परियोजना में मौजूदा संसद भवन के निकट के भूखंड में एक नई इमारत का प्रस्ताव है। इस नई संसद के 10.5 एकड़ भूमि के 65,000 वर्ग मीटर बिल्ट अप क्षेत्र के साथ निर्मित होगी, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 42 मीटर होगी। नए संसद भवन में एक बेसमेंट और 3 फ्लोर होंगे। CPWD के अनुसार परियोजना में मौजूदा संसद भवन को ध्वस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। CPWD के अनुसार परियोजना में मौजूदा जो संसद भवन है उसको ध्वस्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि संसद परिसर के भीतर 5,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत कुछ पुरानी इमारतों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। नवीकरण क्यों आवश्यक है? देखो, वर्ष 2026 में किए जाने वाले परिसीमन अभ्यास की जनगणना के आधार पर संसद के दोनों सदन अतिरिक्त संसदों को समायोजित करने में सक्षम नहीं है। 2026 में किए जाने वाले परिसीमन के बाद संसद के दोनों सदन अतिरिक्त संसदों को समायोजित करने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो संसद भवन के अंदर दोनों सदनों के अतिरिक्त पार्टी कार्यालयों और संसदीय समितियों और अधिकारियों और सुरक्षा तंत्र के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है और CPWD के अनुसार विधायिका के बेहतर कामकाज के लिए एक बड़ी इमारत आवश्यक है। केंद्रीय सरकार के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, ठीक है ना। केंद्रीय सरकार का जो कार्यालय है वो विभिन्न स्थानों पर फैले हुए हैं, जो अंतर विभागीय समन्वय को प्रभावित करते हैं और अनावश्यक यात्रा से भीड़ भाड़ और प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मौजूदा संसद भवन का निर्माण 93 वर्ष पहले किया गया था। वर्तमान ज़रूरतों के अनुरूप जितनी जल्दी हो सके इसके पुनर्निर्माण की सख्त ज़रूरत है। ये केवल तब किया जा सकता है जब भवन खाली स्थिति में हो और नया भवन उपलब्ध हो जाने के बाद ही ऐसा हो सकेगा। इसलिए प्रस्तावित संसद भवन का विकास अत्यंत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अधिकांश वर्तमान भवनों से अनेक संरचनात्मक जीवन को पूरा कर लिया है। सेंट्रल विस्टा क्या है? राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सेंट्रल विस्टा में अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा राष्ट्रपति भवन और संसद भवन और देखो, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम क्या है? ये राष्ट्रीय राजधानी में स्थित सेंट्रल विस्टा में एक ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और राष्ट्रीय अभिलेखागार आदि शामिल हैं। सेंट्रल विस्टा को 1912 से 1913 में ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और सर हेबर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था ताकि ब्रिटिश भारत के लिए एक नई प्रशासनिक राजधानी का निर्माण किया जा सके। यह माना जाता है कि संसद भवन का निर्माण मध्य प्रदेश के मेरोना में स्थित 11वीं शताब्दी के 64 योगिनी मंदिर की गोलाकार संरचना से प्रेरित था। संसद भवन का निर्माण 1921 में शुरू हुआ था और 1927 में पूरा हो गया।
संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को भारत के वायसरॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। पर्यावरणीय मंजूरी एवं इसकी आवश्यकता। केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 14 सितंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें परियोजना की कुछ श्रेणियां हैं। तो किसी भी परियोजना पर काम करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। इस अधिसूचना को EIA अधिसूचना 2006 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि EIA अध्ययन पर्यावरणीय मंजूरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। EIA अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं की श्रेणी में थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नदी घाटी बिजली सिंचाई परियोजना, खनन उद्योग, हवाई अड्डे, राजमार्ग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं आदि शामिल हैं। इनका आकार और क्षमता के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय से ये राज्य पर्यावरण प्रभाग आकलन प्राधिकरण मंजूरी प्रदान की जाती है। पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? देखो, परियोजना प्रस्ताव द्वारा प्रस्तावित परियोजना के बारे में संबंधित नियामक प्राधिकरण के समक्ष प्रासंगिक जानकारी वाले एक आवेदन प्रस्तुत करने के साथ पर्यावरणीय मंजूरी यानी इसी की प्रक्रिया शुरू होती है। और अगले चरण में परियोजना प्रस्तावक EIA रिपोर्ट तैयार करने के लिए विस्तृत और व्यापक संदर्भ की शर्तें टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी की जाती है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के आधार पर परियोजना के प्रस्ताव द्वारा तैयार मसौदा पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तब परामर्श के लिए सार्वजनिक की जाती है। सार्वजनिक परामर्श के परिणाम स्वरूप प्रस्ताव को भेजे जाते हैं और उठाई गई चिंताओं के जवाब देते हैं तथा मसौदे EIA रिपोर्ट को अंतिम रूप देते हैं। और इसके बाद अंतिम EIA रिपोर्ट सार्वजनिक परामर्श के परिणामों और प्रासंगिक दस्तावेजों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। EAC से क्या अपेक्षा की जाती है कि वह दस्तावेज और परियोजना प्रस्ताव की प्रस्तुति की विस्तृत जांच करे और फिर पर्यावरणीय मंजूरी की स्वीकृति और अस्वीकृति के प्रस्ताव की सिफारिश करे और अंतिम निर्णय लेने से पहले अतिरिक्त अध्ययन की सिफारिश करे। EAC की सिफारिश के आधार पर पर्यावरण मंत्रालय अपना अंतिम निर्णय जारी करता है और आमतौर पर मंत्रालय इन सिफारिशों को स्वीकार करता है। हालांकि वह इन सिफारिशों से असहमत भी हो सकता है तथा इसी को अपनी सिफारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। अब देखिए क्या है अमृत सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल ने 18 अप्रैल 2020 को एक नई दिल्ली में अमृत सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। भारत 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय ICH सूची अपनी अमूर्त विरासत में अंततः स्थापित भारतीय संस्कृति की विविधता को मान्यता देने का प्रयास है। इस लक्ष्य द्वारा भारत के विविध राज्यों की मूर्त सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना है और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना। ये पहल सांस्कृतिक मंत्रालय के विजन 2024 का भी एक हिस्सा है। देखो, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने संबंधी यूनेस्को के 2003 यूनेस्को 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का अनुसरण करते हुए इस सूची के मोटे तौर पर 5 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि अमृत सांस्कृतिक विरासत के वाहक के तौर पर भाषा, साहित्य, मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियां, प्रदर्शन कलाएं, सामाजिक प्रथाएं, प्रकृति और विश्व से संबंधित ज्ञान और प्रथाएं, पारंपरिक शिल्पकला। इस सूची में अब तक 100 से ज़्यादा परंपराओं को शामिल किया जा चुका है, जिसमें से वे 13 परंपराएं भी शामिल हैं जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि है। देखिए, भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय सूची के संबंध में कार्य अभी जारी है और इसे संस्करण का मसौदा समझा जा सकता है। ये भी आशा की जाती है कि विशेषज्ञों और यूनेस्को जैसे हितधारकों के परामर्श से ये सूची बहुत ही ICH इन्वेंटरी को मजबूत करने में भी मदद कर सकती है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किसी भी संभावित अभिलेख के लिए एक अस्थायी सूची के रूप में कार्य करती है। भारत के जो है ना यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल कौन से हैं, देखो। तो सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा 2008 रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, कुट्टियम संस्कृत थिएटर और रमन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक और अनुशासन रंगमंच, मोडी येद्दू केरल का थिएटर और नृत्य नाटक
कालबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य। छऊ नृत्य 2010। लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चारण। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चारण छऊ नृत्य 2010 में गया था। यह यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंदर आता है। संकीर्तन मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन है। ढोल और नृत्य पंजाब का जंडियाला। गुरु के ठठेरों के बीच पीतल और तांबे के बर्तन बनाने का पारंपरिक शिल्प। योग, नवरोज और कुंभ का मेला। केरल का त्रिशूर पूरम उत्सव। देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए केरल का प्रसिद्ध वार्षिक त्रिशूर पूरम इस वर्ष आयोजित नहीं होगा। त्रिशूर पूरम को केरल में सभी उत्सवों की मां, मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। केरल सरकार ने 15 अप्रैल 2020 को ये जानकारी दी। संगीत समारोह। संगीत कलाकारों की टुकड़ी के साथ मनाया जाने वाला ये त्यौहार इस साल 2 मई 2020 को त्रिशूर शहर के थेंकिकंडू मैदान में मनाया जाना था। इस प्रकार वड ककुनाथन भगवान शिव मंदिर के अंदर 5 लोगों की भागीदारी के साथ अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा और भक्तों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। त्रिशूर पूरम, ठीक है ना, ये त्रिशूर पूरम केरल में आयोजित एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है, ठीक है ना। त्रिशूर पूरम केरल के में आयोजित एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है। ये हर साल पूरम दिवस पर त्रिशूर के वडकुंडनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। पूरम डे मलयालम कैलेंडर के मेदाम मंथ का वह दिन होता है जब चंद्रमा पूरम तारे के साथ उगता है। पूरम प्रदर्शन आमतौर पर 1 अप्रैल को शुरू होता है और मई के अंतिम सप्ताह तक खत्म होता है। ध्वज फहराने की एक रस्म होती है जिसको कोटिटियम से पूरम उत्सव की आधिकारिक तौर पर शुरुआत होती है। इस त्यौहार की शुरुआत कोचीन के ताकतवर शासक राजा राम वर्मा नवे ने की थी। वे शासक धम्मपुरम के नाम से लोकप्रिय थे। वो शक्तम धम्मपुरन के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने 1790 से 1805 के मध्य शासन किया था केरल में। देखो, एक राष्ट्रीय मुद्दे का एक खबर है कि आदिवासी शिक्षक हेतु 100% आरक्षण अमान्य कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने 22 अप्रैल 2020 को निर्णय दिया कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण संवैधानिक रूप से अमान्य है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के द्वारा इस निर्णय में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया है, जिसमें 100% आरक्षण की अनुमति दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दिया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उक्त 100% आरक्षण से संबंधित सरकार के आदेश को बरकरार रखा गया। देखिए, अदालत ने माना कि 100% आरक्षण भेदभावपूर्ण और अमान्य है। सार्वजनिक रोजगार के अवसरों पर केवल कुछ लोगों को विशेष अधिकार नहीं है। इस प्रकार शीर्ष न्यायालय ने उक्त संदर्भ में 100% आरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 के प्रावधानों के खिलाफ माना है। फैसले में शीर्ष अदालत ने 1992 में इंदिरा सैनी फैसले को दोहराया, जिसमें संवैधानिक रूप से मान्य आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की गई थी। बेंच ने कहा है कि आपत्तिजनक विचार है ये, ठीक है। एक आदिवासी को केवल आदिवासी ही पढ़ाए, अन्य मौजूद स्थानीय निवासी क्यों नहीं पढ़ा सकते, ये समझ में नहीं आता। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 5(1) द्वारा ये प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल 100% आरक्षण नहीं दे सकता। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इस निर्णय ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को एक श्रेणी के रूप में मान्यता दी है तथा 27% आरक्षण की वैधता को मान्य करार दिया है। इसने आरक्षण पर 50% की सीमा निर्धारित की है और कहा है कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए। पदोन्नति तक इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। आरक्षण को प्रारंभिक नियुक्ति तक सीमित होना चाहिए और पदोन्नति तक इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्रीमी लेयर को पिछड़े वर्गों से बाहर रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 16(4) के तहत नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है। अनुच्छेद 16(4) के तहत नागरिकों के पिछड़े वर्ग की पहचान जाति व्यवस्था के आधार पर की जा सकती है, न कि केवल आर्थिक आधार पर। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 6(1) का अपवाद नहीं है। ये वर्गीकरण का उदाहरण है। अनुच्छेद 6(1) के तहत आरक्षण दिया जा सकता है। 6(4) में वर्णित पिछड़े वर्ग अनुच्छेद 5(4) में वर्णित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के समान नहीं है।
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम एवं जियो फेंसिंग। सरकार ने एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन का परीक्षण किया है जो फ़ोन सेल टावर के स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के क्वारंटाइन या पृथक्करण से भागने की स्थिति में अधिकृत सरकारी एजेंसी को ईमेल या एसएमएस अलर्ट भेजता है। दूरसंचार विभाग ने कोविड-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम नामक इस ऐप के बारे में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ एक मानक संचालन प्रक्रिया साझा की है। SQAS ऐप एक समान सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर डिवाइस के स्थान सहित फ़ोन डेटा एकत्रित करता है और स्थानीय एजेंसियों को कोविड-19 रोगियों द्वारा क्वारंटाइन उल्लंघन के मामले में अलर्ट करता है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत देश भर में कोविड-19 के मामले को ट्रैक करने हेतु प्रत्येक 15 मिनट में टेलीकॉम कंपनी से सूचना प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग कर रही है और राज्यों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों के तहत जियो फेंसिंग के उल्लंघन के मामले में विभाग से ईमेल और एसएमएस द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु अनुरोध करने के लिए अपने गृह सचिवों की मंजूरी लेने के लिए कहा गया है। देखो जियो फेंसिंग क्या है, तो जियो फेंसिंग एक स्थान आधारित सेवा है, ठीक है, जिसमें एक ऐप या एक सॉफ्टवेयर जीपीएस या आरएफआईडी या वाईफाई या सेलुलर डेटा के उपयोग से पूर्व प्रोग्राम की एक कार्रवाई करता है। ये ऐसा तब करता है जब एक मोबाइल डिवाइस या आरएफआईडी टैग किसी भौगोलिक सीमा के चारों ओर निर्धारित विशिष्ट आभासी सीमा में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, तो उसे ही जियो फेंसिंग के रूप में जाना जाता है। जियो फेंसिंग की सीमा 300 मीटर तक सटीक होती है। कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने हेतु जियो फेंसिंग का उपयोग करने वाले राज्यों में केरल पहले राज्यों में था। लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 9 अप्रैल 2020 को स्पष्ट किया है कि गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाने वाले गर्भाधान पूर्व प्रसव निदान तकनीक PCPNDT एक्ट को निलंबित नहीं किया गया है। दरअसल मीडिया को एक वर्ग द्वारा ये रिपोर्ट की गई थी कि PCPNDT एक्ट 1994 को सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि 1994 का ये कानून गर्भधारण से पहले या बाद में लिंग चयन पर रोक लगाता है। तो वास्तव में कोविड-19 महामारी के कारण चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीसी और पीएनडीटी एक्ट 1996 के तहत कुछ प्रावधानों को स्थगित और निलंबित करने के लिए 4 अप्रैल 2020 को अधिसूचना जारी की थी कि ये नियम लॉकडाउन की अवधि के दौरान पंजीकरण और नवीकरण के लिए आवेदन करने और अगले महीने के 5वें दिन निदान केंद्रों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और क्षेत्रों द्वारा त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित थे। PCPNDT एक्ट 1994 क्या है? पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संसदीय कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत सरकार ने 1 वर्ष 1996 में प्रसव पूर्व निदान तकनीक 1994 लागू कर ऐसी जांचों को कानूनी अपराध ठहराया था। इसके अनुसार गर्भाधान और पूर्व लिंग चयन और जन्म से पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिंग परीक्षण करना, इसके लिए सहयोग देना, विज्ञापन करना कानूनी अपराध है, जिसमें से 3 से 5 वर्ष तक की जेल और 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भारत सरकार ने उक्त अधिनियम में वर्ष 2003 में आवश्यक संशोधन कर अधिनियम का नाम गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 कर दिया है। गर्भावस्था में लिंग की जांच करवाना अपराध है। ऐसा करने और कराने वाले दोनों को कानून की कड़ी सजा देती है। प्रसव पूर्व निदान तकनीक का विनियमन किया। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत आनुवांशिक सलाह केंद्र, आनुवांशिक प्रयोगशालाओं और आनुवांशिक क्लिनिकों, अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों और इमेजिंग सेंटरों में जहां गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक के संचालन की व्यवस्था है, वहां अजन्म पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल उन लिखित विकारों की पहचान के लिए किया जाता है, जैसे गुणसूत्र संबंधी विकृति हो गया, आनुवांशिक उपापचय रोग हो गया, रक्त वर्णिका संबंधी रोग हो गया, लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग हो गया, जन्मजात विकृति हो गया,
या केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा समुचित असमानताएं हो गई। प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग हेतु शर्तें। इस अधिनियम के अंतर्गत ये भी व्यवस्था है कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक के उपयोग और संचालन के लिए चिकित्सा निम्नलिखित शर्तों को भली भांति प्रकार जांच कर ले और गर्भवती महिला की भ्रूण की जांच की जाने योग्य है अथवा नहीं। गर्भवती स्त्री की उम्र 35 वर्ष से अधिक है। गर्भवती स्त्री की उम्र जो है वह 35 वर्ष से अधिक है। गर्भवती स्त्री के 2 या उससे अधिक स्वतः गर्भपात और गर्भस्राव हो चुके हैं। गर्भवती स्त्री नशीली दवा, संक्रमण, रसायन जैसे सशक्त विकलांगता से ग्रसित हो। गर्भवती स्त्री या उसके पति का मानसिक मंदता और स्तंभता जैसे किसी शारीरिक विकार या अन्य किसी आनुवंशिक रोग का पारिवारिक इतिहास हो। केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड के द्वारा समुचित कोई अन्य व्यवस्था हो। जेलों से रिहा किए गए 11,077 विचाराधीन कैदी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते जेलों की भीड़ मुक्त करने के लिए देश भर की जेलों से लगभग 11,000 कैदियों को रिहा किया गया है। नालसा द्वारा इन कैदियों को सहायता प्रदान की गई है जो एक नए मानदंड के तहत पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा होने के योग्य थे। ज्यादातर मामलों में कानूनी सहायता प्रदान करने वाले वकीलों के माध्यम से उनकी जमानत याचिकाएं दायर की गई। इसी प्रकार विचाराधीन कैदियों के साथ दोषी कैदियों को भी आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। अब तक 232 जिलों से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चला है कि लगभग 11,077 विचाराधीन कैदी और 5,981 दोषियों को रिहा किया गया। नालसा ने कहा है कि स्थानीय कानूनी सेवा और प्राधिकरण के द्वारा उच्च स्तरीय समिति की सक्रिय मदद की जा रही है और इस उच्च स्तरीय समिति का गठन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत वर्तमान परिदृश्य के दौरान जमानत पर रिहा किए जा सकने वाले कैदियों की पहचान के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण संवैधानिक प्रावधान क्या है, संरचना क्या है इसकी। एग्जीक्यूटिव संविधान की प्रस्तावना में देश के नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद 14 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि राज्य की ओर से किसी भी व्यक्ति की कानून के समक्ष समानता अथवा भारतीय क्षेत्र के भीतर कानून के एक समान संरक्षण से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य समान न्याय सुनिश्चित करना है और समान न्याय की गारंटी तब तक अर्थहीन है जब तक गरीब अथवा अशिक्षित कमजोर व्यक्ति किसी गरीबी अथवा अशिक्षा अथवा कमजोरी के कारण अपने अधिकारों का इस्तेमाल न कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38(1) के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को पुनः अनुप्रमाणित करे, समाज समरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। अनुच्छेद 39 क्या है, इसमें राज्य के लिए विशिष्ट निर्देश है कि समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली वैधानिक प्रणाली का संचालन हो और विशेष रूप से समुचित विधान योजनाओं और किसी अन्य रूप से मुक्त वैधानिक सहायता प्रदान की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक अथवा कमियों के कारण किसी नागरिक को न्याय पाने के अवसर से मनाही नहीं की जा सकती। निःशुल्क कानूनी सहायता आर्टिकल 21 के अधीन संविधान द्वारा प्रदत्त एक अनिवार्य मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, निःशुल्क विधिक सहायता जो है कानूनी सहायता मिलती है आर्टिकल 21 में। यह अधीन संविधान द्वारा प्रदत्त एक अनिवार्य मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्योंकि स्वतंत्रता का आधार है। जिसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को